लो आज हम लोग गुणनखंड फैक्टर की बारे में बात करेंगे, जो मैथमेटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैथमेटिक्स में इसका हमेशा यूज होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग गुणज की बात करेंगे। तो उससे पहले कि इन कॉन्सेप्ट को हम लोग समझें, इससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, भागफल का डिवीज़न का जो सिस्टम है जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो ये होता है कि हम लोग किसी संख्या को, ऐसे समझिए इसको, किसी संख्या को अगर हम लोग x से भाग देते हैं और ये आ रहा है, देखिए, तो यहाँ जो ये इस पोजीशन में जो है वो होता है विभाजक या तो भाजक। ठीक है, यही है डिवाइजर। ठीक है, ये हमारा भाज्य होता है और ये हमारा भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है। तो कंडीशन क्या है ना कि इसका डेफिनेशन में किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। तो पूरा पूरा विभाजक होने का मतलब है कि शेषफल मेरे पास, ये शेषफल मेरे पास 0 होना चाहिए, कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड कर रहा हो, पूरा पूरा भागफल भाग इसमें दे रहा हो। तो क्या है कि x जो होगा सो y का गुणनखंड होगा, क्योंकि हम भाग दे रहे हैं सो x से और पूरा पूरा कट जा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन समझने का बहुत तरीके हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट ऐसे बन सकता है कि गुणनखंड का जो शाब्दिक अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं, इसका जो वर्ड का जो मीनिंग निकाल सकते हैं, वो गुणा का खंड है। तब गुणा को खंड किया गया है। सपोज मेरे पास जैसे 5 × 4 कोई संख्या है जो इक्वल टू 20 हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये गुणा का एक प्रोसेस है। तो अगर हम गुणा को खंड कर दें, यानी कि इस पार्ट को अलग कर दें और इस पार्ट को अलग कर दें, तो ये दोनों इस 20 के फैक्टर कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो फिर देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 20 के गुणनखंड। तो 20 के गुणनखंड ये सारी संख्या है कि नहीं, उसका जांचने का एकमात्र तरीका है हमारे पास डिवीजन का। हम लोग भाग देखेंगे कि ये 20 को ये सारी संख्याएं काट रही है कि नहीं, और काट रही है तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 बचना चाहिए। बाकी बात और कोई कंडीशन नहीं है भाग गुणनखंड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 से ट्राई करते हैं। तो हमें पता है कि 20 को अगर 1 से भागा दिया जाए तो 20 बार में पूरी कट जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर 2 में भी बात करते हैं, तो ये 2 जो है 20 को 10 बार में डिवाइड करता है, क्योंकि 2 × 10 हमारे पास 20 हो जाएगा। ऐसे ही सारे एग्जाम्पल इसमें फिट बैठ रहे हैं, मतलब 20 को पूरी तरह से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी संख्याएं 20 के गुणनखंड हैं। बट फैक्ट यहाँ एक और है कि लोग इसको इग्नोर करते हैं, इस पार्ट को, कि 20 भी इस 20 के गुणनखंड है, यानी कि स्वयं संख्या जो संख्या होता है वो स्वयं का गुणनखंड होता है। क्योंकि कोई भी संख्या जो स्वयं है, जैसे 20 है तो 20 को तो काट ही रहा है एक बार में, तो ये तो एक गुणनखंड हो गया ना 20 का खुद का। ऐसे ही सब संख्या पर अप्लाई होता है। 5 का गुणनखंड 5 भी हो सकता है, ऐसे गुणनखंड हो सकता है। सब संख्या खुद का गुणनखंड होता है। और एक और कॉमन बात है कि हर एक संख्या का गुणनखंड 1 होता है। कोई भी संख्या ले लीजिए आप, सब संख्या का गुणनखंड 1 होगा, क्योंकि एक जो है सारी संख्या को डिवाइड करता है पूरी तरह से, जिसमें शेषफल नहीं बचता है। तो इसी तरह से गुणनखंड ज्ञात करने का बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन किया जाता है। और तो अब बात करेंगे, हम लोग गुणज की बात करेंगे। देखिए, गुणज में क्या है ना, इसका जो डेफिनेशन है गुणज का, मल्टीपल का, कि जब एक दी हुई संख्या को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो परिणामी संख्या उन दोनों संख्याओं का गुणज कहलाती है। अब क्या है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ सकते हैं। देखिए, एक दी हुई संख्या माने में कि 5 है, अन्य संख्या जिससे गुणा करना है हमको वो 4 है। अब हम 5 × 4 जब करेंगे तो हमारे पास 20 आ रहा है। अब देखना क्या है कि परिणामी संख्या जो होता है, यानी कि जो 20 आ रहा है हमारे पास, वो उन दोनों संख्या को गुणज कहलाती है। तो 20 जो है सो इन दोनों संख्याओं 5 और 4 के गुणज है,
यानी 20 जो है इन दोनों संख्याओं के गुणज है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर हमें 5 का गुणज फाइंड करना है तो हमको किसी ना किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। एक आपको x से अगर गुणा करें तो 5x का लाएगा, जो 5 का एक गुणज है। ठीक है, मतलब कि अगर सेम एग्जांपल, अगर हमारे पास 8 का अगर हमको एक गुणज ज्ञात करना है तो मुझे किसी ना किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। सपोज अगर 4 से किए तो हमारे पास 32 आ रहा है, जो 8 का और 4 का दोनों का गुणज है। तो गुणज का डिफिनीसन इसके अलावा कोई इसका कंडीशन नहीं है। तो फिर अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके कि गुणनखंड और गुणज का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुणनखंड के गुणधर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गुणनखंड का गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि एक जो है जो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड होने का क्या मतलब है कि अगर बात करें हमारे पास 7 है तो एक इस 7 का गुणनखंड है कि नहीं, इसके भाग द्वारा हम लोग जांच करेंगे तो हम क्लियर पता चल रहा है कि एक 7 बार में इसको काट रहा है, यानी कि एक जो है सो 7 का एक गुणनखंड है। इसी तरह सभी संख्याएं सबको एक आसानी से डिवाइड करता है, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड हुआ। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, इसका भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछली। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास 14 है और 14 से इसको डिवाइड किया जाए तो हमें पता चल रहा है कि एक बार में कट जा रहा है, यानी कि इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, सिंपल 0 बच रहा है। तो 14 खुद 14 का एक गुणनखंड है, यानी कि प्रत्येक संख्या, इसके थ्रू हम लोग याद कर सकते हैं, एक जनरलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। ये तो डेफिनेशन का तो बेस है, आधार ही है ना, तो प्रॉपर्टी तो बनना है। तो एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है, पूर्ण विभाजक से ही तो गुणनखंड बन रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। हाँ, इसमें क्या समझने वाली बात ये है कि हम लोग जैसे एग्जांपल में देखे थे कि 20 का क्या क्या गुणनखंड था, 1 2 4 5, फिर था 10, फिर था 20। देखिए एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या बराबर होता है। देखिए हमें जितने सारे यहाँ 20 के टोटल गुणनखंड को ज्ञात है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से छोटे हैं, कौन कौन से बराबर हैं। 1 से लेकर 10 तक जो संख्या है 20 के गुणनखंड है, ये 20 से छोटे हैं, यानी कि 20 से छोटे हैं जितने सारे ये हैं। अब बात करें कि हमारे पास 20 एक ऐसा गुणनखंड है 20 का खुद का जो बराबर है, यानी कि 20। तो यहाँ एक चीज़ देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या खुद का एक गुणनखंड है, 5 का एक गुणनखंड 5 है। तो इसका सीधा मतलब है कि उसका एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा भी होगा और बराबर होगा। ये तो प्रूव हो चुका है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, फिनाइट होती है। तो इसमें क्या है कि 20 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हम देख चुके हैं कि वो 1 एक गुणनखंड है इसका, 20 का एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। तो यहाँ से देख चुके हैं कि इसके 6 गुणनखंड हैं। 6 कहने का मतलब हमारे पास एक लिमिट है, एक परिमाण है, परिमाप है। ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे पास वैल्यूज हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि फाइनाइट है, जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो फाइनाइट है, वो परिमित है। ठीक है, तो 20 किसी भी संख्या का जो गुणनखंडों की संख्या होती है फाइनाइट होती है, परिमित ही होती है। ऐसा नहीं कि हम इसको काउंट नहीं कर सकते, बोले ऐसे चल ही रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाँ, अब बात करें गुणज के गुणधर्म के बारे में। देखिए फर्स्ट है कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है। गुणज हम लोग देख चुके हैं कि अगर 5 × 4 करें तो हमारे पास 20 आता है, और 20 का जो गुणज ये होगा 5 और 4 का जो गुणज होगा सो 20 हो जाएगा। ठीक है,
इसी संख्या का गुणज फाइंड करने के लिए क्या कोई ना कोई संख्या से गुना करना पड़ेगा। अगर 5 का कोई गुणज ज्ञात करना है तो कोई इसको संख्या सपोज 6 से गुना करें तो हमारे पास 30 आएगा, जो दोनों संख्याओं का गुणज है। ठीक है, तो प्रत्येक संख्या स्वयं का ही गुणज है। अब बात करते हैं, अगर 5 का गुणज की बात करते हैं तो 5 को अगर 1 से गुना किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट 5 आता है। तो जो रिजल्ट आ रहा है हम लोग देख चुके हैं डेफिनेशन में कि इन दोनों संख्याओं का गुणज है। हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों संख्याओं का गुणज है, 5 का भी और 1 का भी। तो एक चीज़ यहाँ सिमिलरिटी देख सकते हैं कि यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यानी कि प्रत्येक संख्या स्वयं का ही गुणज है, 5 स्वयं का एक गुणज है। तो एक नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसके बराबर होता है, बड़ा या बराबर होता है। देखिए, अगर किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज याद करने की बात किया जाए, सबसे छोटा गुणज, तो मान लीजिए मेरे पास 8, तो सबसे छोटा गुणज ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा 1 से गुना करना पड़ेगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो खुद स्वयं संख्या आएगा। ठीक है, तो जो संख्या आएगा, तो यहाँ देख चुके हैं कि हाँ 8 है, 8 = 8, इसमें कुछ शक तो नहीं है। तो जो सबसे छोटा गुणज आएगा खुद संख्या जो रहेगा सो आएगा। और नेक्स्ट अगर गुणज अगर बात की जाए तो कुछ भी रेंडम संख्या अगर डालें या 2 डाल दें तो हमारे पास 16 आ रहा है, यानी कि ये 8 से बड़ा है 16। जो खुद 16 जो है 16 जो है सो 8 का गुणज भी है और 8 से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक जनरलाइज अगर हम लोग करें तो 8 का जो गुणज निकल रहा है वो 8 भी आ रहा है और 16 भी आ रहा है। जो 8 जो है गुणज उस इसके बराबर है और 16 जो है सो इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज हो गया ये। नेक्स्ट हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। देखिए, एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित इनफिनाइट होती है। ठीक, इसमें कैसे बात कर सकते हैं? 8 का एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास अगर 8 है, बताइए अगर हम 8 के गुणज फाइंड करने बैठे हैं तो बहुत सारे संख्या अगर रेंडम संख्या से हम गुना करते जाएँ, जैसे ऐसे गुना करते जाएँ, तो मेरे पास ये जो सीरीज आएगा सो इनफिनाइट तक आएगा, क्योंकि इस नेचुरल नंबर का कोई लिमिट नहीं है। ये नेचुरल नंबर इनफिनाइट तक जाता है। तो जब नेचुरल नंबर जिससे हम गुना कर रहे हैं, इस सेट से जो नेचुरल नंबर से जो गुना कर रहे हैं वो इनफिनाइट तक जा रहा है, तो सीधा मतलब है कि जो इसका प्रोडक्ट जो आएगा इसके गुना के पश्चात 8 आएगा, फिर 2 से गुना करेंगे 16 आएगा, फिर ऐसे ही 24 आएगा, ऐसे। तो कहीं ना कहीं इनफिनाइट तक ये भी जाएगा, इसका प्रोडक्ट भी जाएगा। तो सीधा मतलब है कि एक दिव्य संख्या की गुणजों संख्या अपरिमित इनफिनाइट होती है। यही जो रिजल्ट आ रहा है वो इनफिनाइट आ रहा है, तो एक जनरलाइज प्रूफ हो गया। थैंक यू।